एक गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें 3 लोग रहते थे। इस घर में मियाँ, बीवी और उनकी इकलौती बेटी रहती थी, मगर वे लोग बेहद गरीब थे। उनका गुजारा बहुत कठिनाई से होता था। उनकी बेटी, जिसका नाम सितारा था, 20 साल की थी और अत्यधिक सुंदर थी कि पूरे गांव के लोग उसके दीवाने थे। उसकी कुछ अदाएं और खूबसूरत चेहरे की बनावट गुलाब की तरह भरे भरे होंठ और पेशानी पर बसी थी। इसकी वजह से उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे कि उसकी शादी कौन करेगा। उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वे अपनी बेटी का इलाज करवा सके। वह हर रोज अपने माँ बाप से कहती थी कि वह इस गरीबी में रहकर तंग आ गई है। कभी कभी तो वे भूखे ही सो जाया करते थे। दिन इसी तरह बीतते चले गए। एक दिन सितारा अपने घर के सहन में बैठी थी कि उसके घर के पास एक लड़का गुजरा। वह सितारा को देखकर हैरान रह गया। उसने अपने दोस्त से कहा, अल्लाह की कुदरत देखो, कितने खूबसूरत लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं। उसके दोस्त ने कहा, हाँ, यह लड़की बहुत खूबसूरत है, मगर यह देख नहीं सकती। वह लड़का अपने दोस्त की बात सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, मुझे यकीन नहीं होता कि यह लड़की देख नहीं सकती। उसके दोस्त ने कहा, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो, वह तुम्हारी तरफ देखेगी या नहीं। उसकी बात सुनकर वह लड़का सितारा के करीब गया, मगर सितारा ने उसकी तरफ ना देखा। उसने आगे आकर अपने हाथ से इशारा भी किया, मगर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे समझ आ गई कि यह लड़की वाकई में देख नहीं सकती। वह वापस अपने दोस्त के पास आया और कहा, इतनी खूबसूरत लड़की मगर देख नहीं सकती। वह अपने दोस्त के साथ वापस घर चला गया। घर पहुंचकर वह बहुत बेचैन हो गया और अपने दोस्त को अपने कमरे में बुलाया। उसने कहा, वह लड़की कौन है, क्या करती है? उसके दोस्त ने कहा, क्या बात है, तुम उस लड़की का क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा, जितना पूछा है उसका जवाब दो। उसके दोस्त ने कहा, वह एक गरीब घर से ताल्लुक रखती है। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। वे लोग इतने गरीब हैं कि उनकी जरूरी जरूरतें मुश्किल से पूरी होती है। वे अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी दृष्टिहीनता की वजह से कोई उससे शादी नहीं करता। इस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, अगर कोई और उससे शादी नहीं करता तो मैं उससे शादी कर लूंगा। मेरे पास आकर वह सुखी रहेगी। उसकी तमाम जरूरतें पूरी करूंगा। उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं उसे रानी बनाकर रखूंगा। उसका दोस्त उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया और कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसके माँ बाप कभी भी नहीं मानेंगे। उसने कहा, क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें सब कुछ दूंगा, जो कुछ वे मुझसे मांगेंगे। उसके दोस्त ने कहा, तो तुम्हारी शक्ल का क्या? इतने बुरे लगते हो, सब लोग तुमसे दूर भागते हैं। बच्चे तुम्हें देखकर चीखने लगते हैं। क्या उसकी शादी तुमसे करवा देंगे? उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने दोस्त से कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरी शक्ल जली हुई है और मैं डरावना लगता हूं, मगर मैं उन लोगों को मना लूंगा। वे लोग मान जाएंगे। बस तुम तैयारी करो, मैं कल ही उनके घर जाऊंगा। वह पूरी रात बेचैन रहा कि कब सुबह हो और वह सितारा के घर जाए। अगली सुबह होते ही सब लोग सितारा के घर जाने की तैयारी कर रहे थे। सारे नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उसने अपने दोस्त से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी पसंद की लड़की के घर उसका हाथ मानने जा रहा हूं और उससे शादी भी करूंगा। बस वह मान जाए। उसके दोस्त ने कहा, तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला तो नहीं कर रहे? अभी भी सोच लो, यह सब कुछ सही नहीं लग रहा। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दोस्त ने कहा, ठीक है, जाओ, कोई अच्छी खबर लेकर आना। वह सितारा के घर की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। सितारा के बाबा ने दरवाजा खोला और एक नौजवान लड़की को देखकर हैरान हो गए। वे उसे अंदर ले आए। सितारा के बाबा ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम अरसलान है। मैं अपने वलिदैन का अकेला बेटा हूं। मेरे वलिदैन का इंतकाल हो गया है।
और मैं घर में अकेला रहता हूँ। अपने वलिदैन के इंतकाल के बाद मैं ही जमीनों को संभालता हूँ। सितारा का बाप थोड़ा सा परेशान हो गया और कहने लगा, तुम इस गरीब खाने में क्यों आए हो? अरसलान ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो मेहरबानी करके इनकार मत कीजिएगा। उन्होंने कहा, बेटा, ये गरीब बंदा आपको क्या दे सकता है? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अरसलान ने कहा, मैं आपसे कुछ ऐसा मांगना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत कीमती है। सितारा के बाप ने कहा, बेटा, मेरे पास तो कोई ऐसी कीमती चीज नहीं है जो आप मुझसे मांगना चाहते हो। अरसलान ने कहा, दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी के लिए अपना रिश्ता लेकर आया हूं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करूंगा। सितारा की मां को गुस्सा आ गया और वे कहने लगी, हमारी बेटी नेत्रहीन है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी बेटी की शादी एक जले हुए चेहरे वाले लड़के से करवा दें। हम गरीब हैं, मगर हमें किसी किस्म का लालच नहीं है कि हम अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लड़के से करें। सितारा का बाप अपनी बीवी से कहने लगा, तुमको क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हो? अरसलान ने कहा, आप लोग सही कह रही है, मगर एक बात तो है, वह यह कि सितारा नेत्रहीन है, वह देख नहीं सकती। तो उसे किस तरह मेरी शक्ल का पता चलेगा? यह सिर्फ आप दोनों को ही पता है। हम उसे कुछ नहीं बताएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सितारा की मां आग बबूला हो रही थी। वे कहने लगी, क्या मेरी बेटी सारी जिंदगी के लिए नेत्रहीन ही रहेगी? अरसलान ने कहा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये मेरा आप दोनों से वादा है। वह यह कहकर घर से चला जाता है। सितारा की मां अस्सलाम के घर से बाहर निकलते ही गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है। इस पर उसका पति कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? आराम से दरवाजा बंद करो, पता नहीं वह लड़का हमारे बारे में क्या सोचता होगा। मां कहती है, कोई बात नहीं, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वह चला गया है, अब बस जो कह गया है उसे भूल जाएं तो अच्छा होगा। सितारा के पिता कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? वह हमारी बेटी के लिए पूरा रिश्ता लेकर आया था। मुझे तो वह दिल का बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी इतने ऊंचे घराने से ताल्लुक रखता है। यह हमारी सितारा को खुश रखेगा। हम अपनी बेटी के लिए कितने फिक्रमंद थे, मगर अल्लाह ने हमारी मुश्किलें आसान कर दी है। सितारा की मां अपने पति की बातें सुन रही होती है। सारी बातें सुनने के बाद वह कहती है, मुझे मालूम है कि उसका ताल्लुक ऊंचे घराने से है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मगर उसकी शक्ल का क्या? मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसके साथ ऐसा जुल्म न करें। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पति ने कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? उसे कौन बताएगा? अगर उसे कुछ बताया गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हम उसे कुछ भी नहीं बताएंगे और वह अपने घर खुशी खुशी रहेगी। वह एक गरीब घर में पैदा हुई है और मैं नहीं चाहता कि वह सारी जिंदगी इसी गुर्बत में रहे। अगर वह देख नहीं सकती तो भी सुकून से रहने का हक है। सितारा की मां आखिरकार मान जाती है। इन दोनों की बातों के दौरान सितारा कमरे से बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है, बाहर कौन आया था? उसकी मां ने बताया, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगी। सितारा ने कहा, ऐसी क्या बात है जिस पर आप दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं? उसके पिता ने कहा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का बहुत अच्छा है और उसका ताल्लुक बहुत ऊंचे घराने से है। सितारा अपने पिता की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, बाबा, एक ऊंचे घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी कैसे कर सकता है? उसे तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी जो मुझसे भी अच्छी होंगी। उसकी मां ने कहा, बेटी, यह तो नसीबों की बात होती है। वह लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा। सितारा ने कहा, अगर आप दोनों को वह अच्छा लगता है तो मेरी तरफ से हाँ है। आप दोनों जो भी फैसला करेंगे वह मेरे लिए बेहतर ही होगा। सितारा की मां और पिता दोनों बहुत खुश होते हैं।
कुछ दिनों बाद अरसलान और सितारा की शादी हो जाती है। सितारा बड़े घर की मलिका बन जाती है। अस्सलाम उसे कोई काम करने नहीं देता। हर काम के लिए अलग अलग नौकर होते हैं। सितारा जब भी अस्सलाम से कहती कि वह काम करे तो वह उसे सख्ती से मना कर देता था। अस्सलाम उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं देता था। एक दिन सितारा अस्सलाम से कहती है, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर मैं आपसे एक बात कहूं तो आप मेरी बात मानेंगे? अस्सलाम ने कहा, क्या बात है? बोलो, मैं जरूर पूरी करूंगा। सितारा ने कहा, अब तो हमारे पास पैसे हैं, अब तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। अस्सलाम सितारा की बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है, इतनी सी बात? मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। सितारा अस्सलाम की बात सुनकर बहुत खुश होती है, मगर अस्सलाम बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह अस्सलाम सितारा को डॉक्टर के पास ले जाता है और वहां जाकर डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप सितारा से कहें कि उसकी आंखों का इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने अस्सलाम की बात सुनकर उसे तसल्ली दी कि वह परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम बाहर निकलते ही सितारा को कहता है, आओ, डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। सितारा अंदर जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है, सितारा, मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं होंगी। सितारा डॉक्टर की बात सुनकर बहुत दुखी होती है। अस्सलाम उसे घर ले आता है। अस्सलाम कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सितारा कहती है, आप कितने अच्छे हैं, बस मैं आपको अब कभी नहीं देख सकती। अस्सलाम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास हूं और हमेशा रहूंगा। सितारा की एक मुलाजिमा थी जो हर रोज रोती रहती थी। वह सितारा को बताती थी कि उसका पति उसे हर रोज मारता है। सितारा बहुत परेशान हो जाती थी। सितारा उसे तसल्ली देती थी, कोई बात नहीं, तुम फिक्र न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सितारा हर रोज अपने घर के बाहर बाग में बैठा करती थी। वह आसपास की आवाजों को सुनकर खुश होती थी। एक दिन उसकी मुलाजिमा ने बताया, बाहर के मुल्क से कुछ डॉक्टर आए हैं जो सब लोगों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। सितारा यह सुनकर बहुत खुश होती है और मुलाजिमा से कहती है, यह डॉक्टर कहाँ आए हैं? मुलाजिमा ने बताया, यहां से थोड़ी ही दूरी पर उनका कैंप है जहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। सितारा मुलाजिमा को कमरे से बाहर जाने का हुक्म देती है। मुलाजिमा के बाहर जाते ही वह डॉक्टर के पास जाने का फैसला करती है। वह दिल में सोचती है, एक बार जाकर तो देखो, शायद मेरी आंखें ठीक हो जाए। वह किसी को बताए बिना वहां से चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसका इलाज मुमकिन है। वह बहुत खुश होती है और कहती है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी और सबको हैरान कर दूंगी जब मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आखिरकार सितारा की आंखें ठीक हो जाती है। वह अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ती है और फिर उसे सब कुछ नजर आने लगता है। सितारा बहुत खुश होती है और फौरन अपने घर जाती है। वह सबसे छुपकर अपने कमरे में चली जाती है। वहां जाकर आईने में अपने आप को देखती है और अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। फिर धीरे धीरे अपने कमरे की हर चीज को देखती है। उसके बाद वह बाहर जाती है जहां वह अक्सर बैठा करती थी और वहां जाकर बैठ जाती है। वह ऐसा दिखावा कर रही होती है जैसे उसे अभी भी कुछ नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन वह हर चीज को देख रही होती है। तभी उसके सामने से उसकी मुलाजिमा का शौहर गुजरता है जो उसे बहुत बुरी नजर से देखता है। सितारा घबरा जाती है और अपनी मुलाजिमा को इशारा करती है कि उसे अंदर ले जाए। जब सितारा कमरे में आती है तो वह सोचती है कि यह कितना बदतमीज लड़का है। यह हर रोज मुझे ऐसे ही देखता होगा। शक्ल का तो कितना प्यारा है, मगर इसकी हरकतें कितनी बुरी हैं। वह यह सब सोच ही रही होती है कि उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सितारा दरवाजा खोलती है तो वही मुलाजिमा होती है जो हर रोज अपनी परेशानी लेकर आती थी। मुलाजिमा ने कहा, आज फिर मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा है। सितारा उसकी हालत देखकर हैरान होती है और दिल में कहती है कि यह कितनी खूबसूरत है।
मगर फिर भी इसका शौहर इसे मारता है। मुलाजिमा सितारा को देखकर बोलती है, आप क्या सोच रही हैं? सितारा ने कहा, कुछ नहीं। तुम अपने घर वालों को क्यों नहीं बताती कि तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है? मुलाजिमा ने कहा, बताती हूं, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुनता। सब यही कहते हैं कि तुमने इसके साथ बदतमीजी की होगी, इसलिए वह तुम्हें मारता है। ये कहकर वह रोने लगती है और कमरे से बाहर चली जाती है। सितारा को उस पर बहुत तरस आता है। वह अभी मुलाजिमा के बारे में सोच ही रही होती है कि अरसलान कमरे में आ जाता है। सितारा उसे देखकर डर जाती है और चीखने लगती है। अरसलान कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? मैंने कितनी बार कहा है कि अपना काम खुद मत किया करो, किसी मुलाजिमा से कह दिया करो, वह कर देगी। सितारा अरसलान से नजरें छुपा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूं। अरसलान उसके पास आता है और उसे देखकर परेशान हो जाता है। वह कहता है, क्या हुआ? सितारा कहती है, मेरे पांव में चोट लग गई है। अरसलान को गुस्सा आता है और वह चीखता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वह सभी मुलाजिमों को डांटता है। दूसरी तरफ सितारा बहुत परेशान हो जाती है और दिल में सोच रही होती है कि यह मेरा शौहर है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते। वह पूरे कमरे में चक्कर लगा रही होती है और अपने आप से कह रही होती है, अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। अब तो मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। वह अपनी मुलाजिमा के बारे में सोचती है कि वह लड़की जिसका शौहर इतना खूबसूरत है, वह उसे हर रोज मारता है, तो मेरा शौहर जिसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मेरी जरूरतें पूरी की, मुझे हर काम करने से मना किया, उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब मुझे सारी जिंदगी इसके साथ ऐसे ही अंधी बनकर पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, ताकि इसे मालूम ना हो कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। अगर इसे मालूम हो गया तो वह मुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा। फिर सितारा सारी जिंदगी अपने शौहर के सामने अंधी बनकर जिंदगी गुजारना शुरू कर देती है। कमला और कमल 10वीं कक्षा तक साथ पढ़े थे। कमल जानता था कि कमला पढ़ाई में अत्यंत निपुण थी, लेकिन गणित के सवाल तो मानो उसकी उंगलियों पर नाचते थे। वह पूरी कक्षा में सबसे पहले सारे प्रश्न हल कर लेती थी। किसी लड़की में गणित जैसे कठिन विषय में ऐसी असाधारण प्रतिभा देखकर अध्यापक भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। आखिर कमला का दिमाग किस चीज का बना था? हम दोनों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते थे, कमला और कमल, इसलिए रोल नंबर भी हमारे आगे पीछे होते थे और यह मेरा सौभाग्य था कि परीक्षा में उसकी सीट हमेशा मुझसे आगे ही होती थी। मैं मासिक और मुख्य परीक्षाओं में गणित के प्रश्न कमला की नजर बचाकर उसकी कॉपी से उतार लेता था। मुझे लगता था कि मैंने बड़ी चालाकी से नकल कर ली है और कोई नहीं जानता, पर यह मेरी गलतफहमी थी। एक दिन गुरुजी हम दोनों के पास ही कुर्सी लगाकर धूप सेकने बैठ गए। मैंने जैसे ही गर्दन उठाई, उन्होंने खा जाने वाली निगाहों से घूरा। मैं सहम कर शांत बैठ गया और आधा पेपर भी हल नहीं कर पाया। अब मुझे चिंता होने लगी कि अब क्या होगा, पास भी हो पाऊंगा या नहीं। तभी गुरुजी ने कुर्सी दूसरी तरफ सरका ली और मैंने मौका पाकर कमला की कॉपी में झांका। वह काम खत्म करके कॉपी बंद कर चुकी थी। मैं हतप्रभ रह गया। अचानक मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो कमला मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने नजरें चुराई, लेकिन उसने मेज थपथपाकर इशारा किया और अपनी कॉपी के पन्ने खोल दिए। मेरे सामने तो जैसे खजाना खुल गया और मैंने जल्दी जल्दी सारे उत्तर उतार लिए। उस परीक्षा में हमारे सबसे ज्यादा अंक आए थे, लेकिन बोर्ड परीक्षा में सीट दूर होने के कारण मैं उसकी कॉपी में झांक नहीं पाया। इसलिए कमला प्रथम श्रेणी में सम्मान सहित और मैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। कमला ने जिले में टॉप किया था और स्कूल और पूरे गांव का नाम रोशन किया था। प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल सर ने कहा था कि यह लड़की एक दिन बड़ी वैज्ञानिक या प्रोफेसर बनेगी और उसे पुरस्कार स्वरूप अपना महंगा सुंदर पार्कर पेन भेंट किया था। कमला मेरे घर से कुछ दूर एक कच्चे मकान में
एक गरीब किसान परिवार में रहती थी। उसके परिवार में 4-5 भाई बहन थे और वह सबसे बड़ी थी। उसकी मां की तबीयत इलाज के अभाव में हमेशा खराब रहती थी, इसलिए घर का कामकाज भी उसे ही संभालना पड़ता था। इसके बावजूद वह कक्षा में प्रथम आती थी। उसके 2 छोटे छोटे भाई बहन थे जो पूरी तरह कमला पर निर्भर थे, इसलिए अब वह अक्सर स्कूल कम आती थी। जब उसकी शिकायत घर पर पहुंची तो उसके पिता ने उसे आगे न पढ़ाने की जिद पकड़ ली। सभी अध्यापकों ने और उसकी सहेलियों ने भी उसके पिता को समझाने की कोशिश की, परंतु उसका बाप टस से मस नहीं हुआ। यह हमारे लिए बहुत दुखदाई बात थी। क्या सच में कमला अब स्कूल नहीं आएगी? हम सभी विद्यार्थी जो उसकी वजह से कठिन गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के होमवर्क कर पाते थे और परीक्षा में पास होते थे, उसे बहुत याद करते थे। कक्षा 11 और 12 में गणित और कठिन हो गया था। मैं चुपचाप कमला के घर जाता और अपनी किताब और कॉपी उसे थमा आता था। वह समय निकालकर मेरे लिए सारे प्रश्न हल कर देती थी। कमला का दिमाग सच में कमाल का था। उसे भी यह सब करने में बड़ा आनंद आता था। मैं किसी को यह नहीं बताना चाहता था कि मैं कमला से प्रश्न पूछता हूं, इसलिए सबकी नजरें बचाकर उसके घर जाता था। स्कूल में साफ सुथरे कपड़ों में, करीने से खड़े हुए बालों में वह बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन अब उसका रंग कुछ दब सा गया था। चेहरे और बालों की चमक खो गई थी। घर के काम करने से वह थोड़ी कमजोर भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे वह बहुत अच्छी लगती थी। हम सभी ने बचपन से जवानी में कदम रखा, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। हमारे विचार बदल रहे थे। मैं उसे हमेशा एक दोस्त की नजर से देखता था, लेकिन मेरी मित्र मंडली बार बार मेरे वहां जाने का कारण कुछ और ही समझती थी। अब मेरे मित्र मुझे कमला के नाम से छेड़ने लगे। एक दिन मेरा एक दोस्त बोला, कमल, तू तो पोस्टमास्टर साहब का लड़का है। उस गोबर फेंकने वाली काली कलौती कमला के चक्कर में क्यों पड़ता है? मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आया। मुझे एक मित्र की तरह उससे बहुत प्रेम था। दोस्तों की इन बातों पर मैंने उनसे झगड़ा तक कर लिया था, लेकिन इस झगड़े से उन्होंने मान लिया कि मेरा कमला के साथ कोई चक्कर चल रहा है। यह बात लगभग पूरे स्कूल और गांव तक पहुंच गई थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले मैं मॉडल पेपर लेकर कमला के पास ही गया था। तभी उसके पिता गुस्से में भरे आ गए और मुझे उल्टा सीधा बोलने लगे। उन्होंने कमला को घसीटकर अंदर धकेल दिया और मुझे वहां कभी न आने की धमकी दी। मैंने कमला के पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बोले, यह पढ़ाई लिखाई का बहाना, मैं खूब समझता हूं इसके पीछे क्या गुलछर्रे उड़ रहे हैं। मुझे यह सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं सर झुकाए घर आ गया। 12वीं का परीक्षा परिणाम आ चुका था। मैं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था। गणित में मेरे अंक कम थे, लेकिन कमला के बताए गए शॉर्टकट और ट्रिक्स अच्छे से याद हो गए थे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आए, और मेरा चयन इंजीनियरिंग में हो गया। मेरे पिता का तबादला भी अब शहर में हो गया था। वह सिर्फ मेरी बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ रुके हुए थे। वह दिन भी आ गया जब मुझे गांव छोड़कर हमेशा के लिए यहां से चले जाना था। हमारी पैकिंग की तैयारियां चल रही थी। तभी मेरी कक्षा की एक लड़की आई और उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, कमला तुमसे बात करना चाहती है, वह तुमसे मिलने आई है। मैं सोचने लगा, कमला मुझसे मिलने क्यों आई होगी? क्या बात कहना चाहती है वह? और यह सोचते हुए जब मैं बाहर निकला तो कमला बहुत दुखी और घबराई हुई सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत रोई है। उसने शिकायती लहजे में मुझसे कहा, कमल कैसे दोस्त हो तुम? पिताजी ने डांट दिया तो तुम मेरे हालचाल लेने भी छोड़ दिए। तुम न तो अपनी चैन की मिठाई खिलाने आए और न ही जाने से पहले खुद मिलने आए। कितने स्वार्थी हो गए हो कमल तुम। कमला की बात सुनकर मैं थोड़ा हकला सा गया और बोला, यह तो मेरी बड़ी गलती थी। पर कमला ने मुझे टोकते हुए कहा, बस बस बहुत हो गए बहाने। देखो मैं तुमसे मिलने आई हूं ना, बदनामी के डर के बावजूद। मैं चुपचाप ठगासा खड़ा रह गया। कमला कहने लगी, कमल तुम वहां जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? मैंने महसूस किया कि उसकी पलकों की कोड़े थोड़ी नम हो गई थी। मैं बोला,
अरे, तुम्हें कैसे भूलूंगा? तुम ही तो मेरी नन्ही गुरु हो। तुम्हारी वजह से ही तो मेरे अच्छे नंबर आए हैं और इंजीनियरिंग में भी तुम्हारी वजह से ही मैं निकला हूं। कमला के गालों पर 2 बूंद आंसू लुढ़क आए। वह कहने लगी, क्या जीनियस? बस खाना पकाना, झाड़ू पोछा, लीपा पोती यही याद रह गया है अब तो यही मेरा नसीब है। खैर, मेरी छोड़ो कमल, तुम खूब मन लगाकर पढ़ना। ऑल द बेस्ट। और वह आंखें पोंछती हुई बोली, ये पेन अब मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन तुम इससे कठिन से कठिन सवाल हल करना और जीवन में आगे बढ़ना। यह कहते हुए उसने अपना पार्कर का कीमती पेन मेरी तरफ बढ़ा दिया, जो उसे कक्षा 10 में टॉप करने पर प्रिंसिपल सर ने दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं, लेकिन उसकी बातें और उसके आंसू मेरे दिल को पिघला रहे थे। मैं उस वक्त उसके लिए क्या कर सकता था, यह भी मेरी समझ में नहीं आया। कल तक तो मैं एकदम सामान्य था, बस यहां से जाने की तैयारी में मग्न था, लेकिन आज रात भर मैं कमला के बारे में ही सोचता रहा। कमला क्यों रो रही थी? वह सबसे होशियार और मेहनती लड़की थी। आज साधारण बच्चे भी जीवन में अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्या उसकी असाधारण प्रतिभा इसी तरह घुट घुट कर मर जाएगी? मुझे अब यहां से जाने का भी बुरा लग रहा था। अगली सुबह मैं घर से कुछ बहाना बनाकर कमला से मिलने चला गया। मैं अपने साथ एक गिफ्ट पैक लेकर गया, जिसमें चॉकलेट, टॉफियां, एक डायरी और एक एनसाइक्लोपीडिया था, जिसे वह बहुत पसंद करती थी। हालांकि मुझे भी वह एनसाइक्लोपीडिया बेहद पसंद था, क्योंकि मेरे चाचा अमेरिका से मेरे लिए उसे गिफ्ट लाए थे। लेकिन कमला ने अपना अब तक का सबसे कीमती इनाम मेरे नाम कर दिया था, तो मुझे भी अपनी कोई बहुत प्यारी वस्तु उसे भेंट में देनी थी। लेकिन वह मुझे घर पर नहीं मिली, तो मुझे बड़ी निराशा हुई। मैं उसके छोटे भाई के हाथ में वह गिफ्ट देकर आया। रास्ते में जब मेरी नजरें उसे ढूंढ रही थी, तो मुझे उसके दोहरे बर्ताव पर दुख हो रहा था। वह कह रही थी, मिलने नहीं आया, और जब उसे मालूम था कि मैं सुबह जाने वाला हूं, तो खुद पता नहीं कहां चली गई। इसी तरह मन में कई सवाल जवाब और उधेड़बुन के साथ मैं अपने परिवार के साथ गांव से निकल पड़ा। बस से निकलते ही मैंने देखा कि स्टॉप से कुछ दूर कमला खड़ी थी। जिस तरह वह फफक फफक कर रो रही थी, मुझे महसूस हुआ कि क्या वह मुझसे इतना प्रेम करती थी? यदि करती थी तो क्यों? शहर जाने के बाद भी मेरा मन उदास रहता था। मुझे वह सपनों में दिखाई देती थी, रोती कलपती जैसे बाहें फैलाए कह रही हो, कमल, मुझे इस नरक में छोड़कर कहां जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चलो कमल। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर मुझे लगता था कि कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे मैंने अपना मन पढ़ाई में लगाना शुरू किया। साल दर साल गुजरते गए। बीच बीच में जब टीचर या सहपाठी मेरी अनोखी तरकीब से हल की गई समस्याओं को देखते तो आश्चर्यचकित होते और मेरी तारीफ करते, तो मुझे कमला की बहुत याद आ जाती थी, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता था। वक्त धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता रहा और 6 साल गुजर गए। एमटेक करने के बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई। मेरा बहुत मन हुआ कि मैं कमला से मिलकर आऊं। मुझे यह पता चल गया था कि मेरे शहर आने के साल भर बाद ही कमला का विवाह हो गया था। क्योंकि मेरा उसके प्रति प्रेम एक अलग श्रेणी का था, तो मुझे उसके विवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस मुझे एक ही चिंता होती थी कि उसके लिए पता नहीं उसका पति कैसा होगा। लेकिन लगता था कि वह बहुत अच्छी लड़की है और उसका पति उसे बहुत प्रेम करता होगा। कमला को इतने भाई बहनों की देखभाल और कमर तोड़ मेहनत से कुछ राहत मिली होगी। मैंने सोचा, अब की बार जाऊंगा तो उसे ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बताकर आऊंगा। लेकिन उसका पति क्या सोचेगा, यह सोचकर मुझे मन ही मन डर सा लगने लगा। लेकिन मेरी इच्छा काफी तीव्र हो रही थी कि मैं अपनी पहली तनख्वाह से कमला को मिठाई और कोई उपहार दूं। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो ड्राई फ्रूट्स, अच्छी सी मिठाई, एक साड़ी, एक टी कोट और ब्लाउज का सेट पैक करवाया। गांव पहुंचकर अपने सभी मित्रों से मिला और कमला का पता पूछा। मेरे मित्र गोपाल के साथ मैं कमला के घर चला गया। मैं सोच रहा था, 6 साल बाद कैसी दिखती होगी, पहले पहल क्या बात करूंगा। मेरा दिल धड़क रहा था। नदी के ऊपर पगडंडी पार करके जब हम एक मोड़ पर मुड़े
तो मेरा दोस्त गोपाल रुक गया और बोला, यही रहती है? मैं बोला, क्या यह कमला का घर है? मुझे देखकर धक्का सा लगा। गोपाल बोला, हाँ, यही रहती है वो। वह एक टूटा फूटा झोपड़ी नुमा मकान था। मेरा दिल अंदर जाने को नहीं हुआ। तभी मेरा मित्र बोला, इस मकान में किस दिशा में रहती होगी? गोपाल ने बाहर से ही आवाज लगाई, कमला, ओ कमला। अंदर से किसी शराबी की लड़खड़ाती आवाज में गालियों के साथ जवाब आया, क्या कमला? कमला पता नहीं कहां जाकर मर गई है, गधे की बच्ची। हम कुछ देर बाहर ही खड़े रहे, लेकिन कोई नहीं आया। हिम्मत करके हमने उस झोपड़ी के अहाते में कदम रखा। एक 5 साल का कुपोषित सा बच्चा अधनंगा मिट्टी में सना हुआ कुछ खेल रहा था। उसे देखकर मेरा जी हलक में आ गया, क्योंकि यह कमला का ही बच्चा था। मैं अपने शहर की मलिन बस्तियों में ऐसे बच्चों को देखा करता था। हमने उससे पूछा कि उसकी मां कहाँ है, तो उसने खेतों की तरफ इशारा किया। हम दोनों, गोपाल और मैं, वहीं बाहर इंतजार करने बैठ गए। कमला का बच्चा अपनी तोतली आवाज में पूछने लगा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं कमल हूं। उसने कहा, तुम मेरी मम्मी के साथ पढ़ते थे ना? कमल? उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वह दौड़कर अंदर से एक किताब उठाकर लाया और बोला, यही तुम आई थे ना? एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें फिश है, टाइगर है, प्लेनेट है, स्टार्स है, रिवर सब है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। दुबला पतला बच्चा, लेकिन इतनी कुशाग्र बुद्धि। तब वह बोला, मेरी मम्मी मुझे रोज इसे पढ़ाती है और कहती थी, कमल आएगा, ऐसी और किताबें लाएगा। क्या तुम लाए हो ऐसी और किताबें? यह सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं लाया था। मैंने मिठाई का डिब्बा निकालकर उस बच्चे के हाथ में रख दिया और कहा, अभी तो सिर्फ यह मिठाई लाया हूं बेटा, अगली बार ढेर सारी किताबें लाऊंगा। तो वह बोला, इसका मतलब कमला को बड़ी उम्मीद थी कि मैं कभी यहां आऊंगा। मैंने मन ही मन सोचा था। तभी गोपाल ने मेरा कंधा दबाकर सामने की तरफ इशारा किया। खेत की तरफ से एक औरत नंगे पांव तेज गति से हमारी तरफ बढ़ रही थी। बिखरे हुए बाल, धूल में सने हुए, बेतरतीब बंधी हुई गंदी सी साड़ी। मैं तो गस खाकर पीछे को गिर पड़ा और मेरी आवाज कांपने लगी, कमला। वह देहाती भाषा में कुछ बड़बड़ाती हुई आ रही थी और कहने लगी, मेरे धान चुरा ले गया तो अब क्या लेने आया है? गोपाल की तरफ देखकर कमला बोली, ये कल रात मेरी झोपड़ी में आग लगाने आया था। फिर उसने पागलों की तरह अटस लगाया, मगर मैंने पानी पहले से रखा था और वह हा हा करके हंसने लगी। फिर उसने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा उसका गाल थपथपाकर बोला, मां देखो ये कमल है, तुम कहती थी ना कमल आएगा। उसने बच्चे को इस तरह से घूरा जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। फिर बोली, यह तेरे बाप का जासूस है। वह बेवड़ा खुद पी के गिरा रहता है और इन जैसों को मेरे पीछे लगा रखा है। उसने वहां पर पड़ी हुई एक लकड़ी उठा ली और मेरी तरफ बढ़ी और जोर से मेरे हाथ पर मार दिया। बोली, करेगा मेरी जासूसी? बोल, करेगा? भाग जा साली यहां से, नहीं तो तेरे हाथ पांव सब तोड़ दूंगी। मैंने उसे उपहार देने को आगे हाथ बढ़ाए थे। उसने जो जोर से मार दी, उससे ड्राई फ्रूट्स नीचे बिखर गए और कपड़ों के डब्बे भी। बच्चा शायद बहुत भूखा था, दौड़कर गया और गिरे हुए काजू बादाम उठाकर खाने लगा। मैं कमला की मानसिक और शारीरिक हालत देखकर सन्न रह गया। मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाया था। मेरी तो आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस दबी सी आवाज में इतना ही बोल पा रहा था, कमला, कमला। लेकिन कमला बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई और कहने लगी, कमल, कमल बोलता है, खुद को वह तो मंगल पर है, अंतरिक्ष यान में आएगा। कुछ देर खड़े रहकर हम दोनों वहां से भारी कदमों के साथ वापस निकल आए। कुछ दूर मकान में जाकर पता किया तो उन्होंने बताया कि उसका पति बहुत शराब पीता है। यह बेचारी खेतों में काम करके जितना भी कमाती है वह सब उड़ा देता है और इसके चरित्र पर भी शक करता है और घर आकर इसकी रोज पिटाई करता है। 6 महीने पहले उसने इसे इतना मारा था कि यह बेहोश हो गई थी।
प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाना पड़ा। वहां से लौटकर यह घर आई तभी से पागल सी हो गई है। वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन न तो उसके पास पैसे थे और न ही वह किसी से मदद मांग सकती थी, क्योंकि उसका पति बहुत ही शक्की है। सरकारी स्कूल से भी इसके बच्चे को निकाल दिया, क्योंकि इसका पति जो वहां से निकाल लाया था। अब वह क्या करेगी, जिसका पति शराबी है और अपने बच्चे को जबरदस्ती स्कूल से निकाल लाया है। स्कूल वाले तो भेज ही देंगे ना। यह सब सुनकर मैं और गोपाल बहुत दुखी हो गए। मैं तो बहुत दुखी हो गया। उस रात गोपाल के घर पर ही मैं रुका था। रात भर बहुत सोच विचार किया। मैंने महसूस किया कि वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी, तभी तो अपनी कॉपी मेरे सामने रख देती थी। कभी कभी मेरे अंक उससे अधिक भी आ जाते थे, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की थी। उसकी सज्जनता की और भी बातें मुझे बहुत याद आती रहीं, जो मेरी आंखों को बार बार गीला कर देती थी। मेरे यहां से जाते ही उसका फूट फूट कर रोना। उस दिन जब हम यहां से गांव छोड़कर जा रहे थे, तो बस स्टॉप पर कैसे फूट फूट कर रो रही थी वह। मुझे याद आ रहा था, उसका दिया हुआ पेन अब तक मेरे पास रखा हुआ था। ऑफिस के रजिस्टर में पहला साइन मैंने उसी से किया था। तब तो मैं भी बच्चा था, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आज मैं अगर इसे इसी हाल में छोड़कर चला गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज भी मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं बस यही सोचता रहा। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही मेरे चेहरे पर बेबसी और दर्द की जगह अब दृढ़ विश्वास की एक मुस्कान थी। मैंने गोपाल से मदद मांगी कि गोपाल, हम कमला के माता पिता से मिलने जाएंगे, और हम उसके माता पिता से मिले भी। उनकी अनुमति से हम कमला को एक टैक्सी में बिठाकर मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए शहर ले जाने लगे। ग्राम प्रधान को भी हमने यह जानकारी दी ताकि कोई कुछ गलत ना समझे। वह कभी मेरे साथ पढ़ता था, जो आज गांव का प्रधान था। बड़ी मुश्किल से उसने 3 साल में इंटर पास किया था। उसकी बड़ी आलीशान कोठी बनी हुई थी। एक नौकर मैंगो शेक रख गया था। वह अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुराकर बोला, तुम आ गई कमल। कितना अजीब रिश्ता था ना तुम दोनों के बीच, जिसे न तुम समझ पाए और न परिवार समाज। परिवार कोई नहीं समझा उस रिश्ते को। उसकी एक सहेली थी मीना, जो अब ग्राम प्रधान की पत्नी थी। वह सरकारी स्कूल में गणित और विज्ञान की अध्यापिका भी है। मैं तो यह सुनकर चौंक गया और बोला, वह विज्ञान की अध्यापिका है? मुझे याद आया, मीना का ध्यान तो पढ़ाई में कम ही लगता था। उसका इस लड़के व अन्य लड़कों से कईयों से प्रेम प्रसंग चलता रहता था। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अध्यापिका कैसे बन गई, और वह भी गणित और विज्ञान की। लेकिन यही विडंबना है, जिसने कभी कोई रिश्ता नहीं निभाया, कोई दोस्ती नहीं निभाई। उसने कभी कड़ी मेहनत नहीं की और हमेशा तिकड़मों के पीछे भागती रही। गांव वालों ने जब उसे पकड़ा तो उसे उसके घर में बंद कर दिया। कमला की दशा पर सबको तरस आ रहा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता था। मुझे तो लगता था कि सब खुश थे। मैंने कमला के बच्चे को गोद में उठा लिया। 10-12 दिन उसे अपने घर में रखकर उसे नहलाया, धुलाया, बाल करीने से कटवाए और उसे पौष्टिक चीजें खिलाई और काम चलाओ अंग्रेजी सिखाई। फिर शहर के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। कमला के माता पिता अपने नाती से मिलने आए तो वह भी उसे पहचान नहीं पाए। उसे बड़े बाबू साहब का बेटा समझने लगे। जब मैंने बताया कि यह कमला का बेटा है तो वे बड़े खुश हुए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे मुझे दुआएं देने लगे और उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिए। कमला की मां बोली, मेरी बेटी को खुद भी पढ़ने का बहुत शौक था। वह खूब आगे तक पढ़ना चाहती थी। ये सपना उसका कभी पूरा नहीं हो पाया, बस हालातों में फंसकर रह गई। लेकिन आज उसके बच्चे को इतने अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया है, शायद अब उसका सपना पूरा हो सके। आज उसकी तबीयत ठीक होती तो वह यह देखकर झूम रही होती। जुग जुग जियो बेटा कमल, तुमने बहुत अच्छा किया है। फिर हम सभी कमला से मिलने अस्पताल गए, लेकिन मुझे देखते ही वह फिर से बड़बड़ाने लगी, चला जा यहां से। मेरा दिल हलक को आ गया। मन ही मन मैं उसकी तरफ देखकर बोलता था, अब भी देर नहीं हुई है, तुम अपने दिल की कह दो। मैंने डॉक्टर से पूछा,
डॉक्टर साहब, कमला की सेहत में सुधार कब तक आएगा? डॉक्टर बोले, समय लगेगा सर, धीरज रखिए। मैं उदास तो बहुत था। जी करता कि वह उठ खड़ी हो, मुस्कुराकर मेरे पास चली आए और मैं उसे कस के गले लगा लूं। तूने जीवन में बहुत दर्द कष्ट सह लिया कमला, अब तेरा कमल आ गया है। अपने पैरों पर खड़ा होकर कमला मुझे पहचान तो ली। मुझे बड़ी उम्मीद थी वह जल्दी ठीक हो जाएगी और अपने बेटे को पढ़ाई करता देखकर प्रसन्नता से फूल नहीं समाएगी। मैं कमला को भी ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलाऊंगा, उसका हर सपना पूरा करूंगा। एक दिन डॉक्टर का फोन आया, कहने लगी, कमल जी, कमला की दिमागी हालत अब पहले से काफी ठीक है। आप चाहे तो उनको डिस्चार्ज करा के ले जा सकते हैं। आगे का इलाज लंबा चलेगा, जो आप घर पर भी करा सकते हैं। तभी मैं एक उम्मीद के साथ भागा भागा अस्पताल पहुंचा। उसे नहला धुला के नए कपड़े पहनाए गए थे, बाल करीने से काढ़े गए थे। अच्छा खाना पीना और देखभाल के चलते उसकी सेहत में काफी सुधार आने लगा था। अब वह देखने में भी काफी सुंदर लग रही थी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा, कमला ने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। वह बोली, अरे तुम कमल हो ना? मेरी खुशी का भी पारावार न रहा कि उसने मुझे पहचान लिया। मैं चहक कर बोला, हाँ कमला, मैं कमल। तो वह एकदम से खड़ी हो गई और बोली, कैसे हो तुम? मैंने कहा, मैं ठीक हूं कमला। और वह कहने लगी, तुम यहां कैसे? अस्पताल में कोई बीमार है क्या? कमला की मां पास में खड़ी थी तो उन्होंने कमला को बताया कि किस तरह कमल उसे गांव से लेकर आया है, उसके बेटे को हॉस्टल में डाला है और कमला का लंबे समय से इलाज करवा रहा है। वह तो कृतज्ञता से भर उठी और बोली, कमल, तुमने यह सब किया मेरे लिए? सच में तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं किन शब्दों में तुमसे धन्यवाद कहूं? मैं बोला, हां सच्चा दोस्त, लेकिन वक्त पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया ना कमला। इसका मुझे बड़ा अफसोस है। कुछ देर के लिए चुप्पी छाई रही। मैं बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अब तुम मुझे धन्यवाद नहीं बल्कि आश्वासन दो कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करोगी। जो तुम्हारी पढ़ाई छूट गई है उसे अब तुम पूरा करके दिखाओगी तो दोस्ती पक्की। तभी मैं समझूंगा कि मैंने अपनी दोस्ती निभाई। उसकी तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। वह चुपचाप खड़ी रही। घर आकर मैंने कुछ दिन उसे सेहत सुधारने का समय दिया। एक दिन मैंने देखा कमला अपना बैग पैक कर रही थी। मैं एक फार्म लिए भागा भागा उसके कमरे में गया और बहुत ही जोश में बोला, यह देख कमला, ओपन यूनिवर्सिटी स्कूल के फार्म है, इंटर का है। तुम इसे भर के रख देना, मैं कल इसे जमा कर दूंगा। ये ओपन स्कूल का फॉर्म है, तुम्हारी जो इंटर रह गई है उसे कर लेना। एकदम से उसने मुझे देखा, विचलित सी नजर डाली और फिर खिड़की के बाहर देखने लगी और बोली, कमल, मुझे गांव पहुंचा दो। मैं बोला, क्या बोल रही हो कमला? तुम? वह बोली, कमल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इलाज करवा दिया। मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं। मेरा बेटा पढ़ रहा है ना, मेरे लिए वही काफी है। तुम मुझ पर बस यह कृपा कर दो। तो मैंने कहा, तुमको कितना शौक था कमला आगे बढ़ने का। ये एक मौका है। इलाज के लिए आई हो तुम तो यह फॉर्म भी भरती जाओ ना। कमला कहने लगी, कमल, मैं क्या करूंगी अब पढ़ के? मैंने कहा, कमला, तुम्हारी कोई उम्र ही क्या है? कोई उम्र नहीं निकल गई है। पढ़ लिख कर नौकरी भी कर सकती हो। हर काम का एक वक्त होता है। वह कहने लगी, कमल, अब वह मेरा समय निकल गया। मैंने कहा, कमला, गांव जाकर क्या करोगी? कहाँ रहोगी? और वह कहने लगी, कमल, क्यों? मेरा घर है, खेत है, खेती करूंगी। मैं कहने लगा, और वह तुम्हारा शराबी शक्की पति? तब कमला कहने लगी, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तब मैं टूटी, निराश, अवसादग्रस्त थी। अब मेरे पास तुम्हारी दोस्ती का आत्मविश्वास है कमल। मेरी दोस्ती की खातिर ही मैंने कहा, कमला, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती तो? मैंने अपने हाथ का फार्म उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन कमला ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं समझ गया कि तब इसी कमला की आंखों में ज्ञान की प्यास का जब कोई मोल नहीं रहा
तो सीखने की कोशिश का इसके दिमाग में नहीं है कि अब उसे दिख रहा है उसे अब करना क्या है। और मेरी आशाओं का एक टिमटिमाता दिया बुझ गया और मैं यह आस लगा रहा था कि मैं कमला को पढ़ाऊंगा, लेकिन वह तो एक भारतीय नारी थी। उसे तो अपनी ससुराल, अपना पति, चाहे वह पियक्कड़ है, कुछ भी उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। उसे तो अपना घर, वह टूटी फूटी झोपड़ी ही प्यारी लगती है। दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है, क्योंकि जो कमला है वह अपने घर चली गई और अपने ससुराल, वहां जाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो टिक गई है उसी में सिमट गई। उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है और हमारी कहानी भी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। समय समय पर कमल आता है, उसकी बड़ी दोस्ती है, उसे निभा रहा है। कमला का उसे बड़ा सहारा है। कभी वह कमल को मन ही मन प्रेम करती थी, लेकिन आज उसका पति जैसा भी है उसका पति है, इसलिए वह एक मर्यादा में रहती है। पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, अनंगपुर। इसी गांव में रहने वाले जमींदार गोपाल दास अपनी पत्नी के साथ रहते थे। जमींदार गोपाल दास एक भले व्यक्ति थे और पूरे गांव में उनका बहुत मान सम्मान था। जो भी मजदूर गोपाल दास के खेतों में काम करते थे वे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि गोपाल दास उनका पूरा ख्याल रखते थे। किसी भी मजदूर के साथ वे कभी बुरा व्यवहार नहीं करते थे और उनकी मेहनत का पूरा पैसा देते थे। बल्कि अगर किसी मजदूर को जरूरत पड़ती तो बिना किसी दिक्कत के उधार पैसा भी दे देते थे। यूं तो गोपाल दास के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही कमी थी, संतान की। उनके मन में कई बार यह सवाल उठता कि उनकी इतनी धन संपत्ति का उनके बाद वारिस कौन होगा। दोनों पति पत्नी ने कई बार औलाद को गोद लेने का मन बनाया, लेकिन उन्हें हर बार कोई न कोई लालची ही टकरा जाता। उनके कई रिश्तेदार भी उन्हें अपना बच्चा देने को तैयार थे, लेकिन गोपाल दास जानते थे कि वे सब सिर्फ उनकी धन संपत्ति के लालच में ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए वे किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते थे जो लायक हो और उनकी संपत्ति को संभाल सके। जमींदार गोपाल दास के सारे कामों को देखने का काम उनका मुंशी करता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों का हिसाब किताब करना, किसे काम पर कहां लगाना है, यह सब मुंशी जी का ही काम था। एक दिन जमींदार गोपाल दास अपने खेतों का मुआयना करने के लिए अपने घोड़े पर बैठकर निकले। तभी हवा में उड़ती हुई एक टोपी उनके घोड़े के मुंह पर आ टकराई। अचानक टोपी लगने से घोड़ा बिदक गया और अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। घोड़े के अगले पैर उठ जाने से घोड़े पर बैठे जमींदार खेत में गिर गए। जमींदार गोपाल दास को बहुत गुस्सा आया। वह अपने कपड़े झाड़कर खड़े हुए और चिल्लाकर बोले, कौन मूर्ख है जिसने यह टोपी मेरे घोड़े के ऊपर मारी। तभी जमींदार ने देखा कि उनके सामने एक 13-14 साल का लड़का खड़ा था। जमींदार ने चिल्लाकर उस लड़के से कहा, ऐ लड़के, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। तुमने मेरे घोड़े को डरा दिया और मुझे गिरा दिया। वह लड़का देखने में बहुत ही मासूम सा लग रहा था। जमींदार की रोबदार और कड़क आवाज सुनकर मानो उसकी टांगें कांपने लगी। लड़के ने डरते डरते कहा, हुजूर, यह टोपी तो मैंने खुशी खुशी में उछाली थी। मुझे क्या पता था कि घोड़े के मुंह पर लगेगी और आप गिर जाएंगे। मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। जमींदार ने कहा, ऐसी क्या खुशी मिल गई तुम्हें, जरा हमें भी तो बताओ। लड़के का मासूम चेहरा देखकर जमींदार का गुस्सा अब शांत हो चुका था। लड़के ने कहा, हुजूर, मुंशी जी ने कल मुझसे एक सवाल पूछा था और कहा था कि अगर मैं उसका सही जवाब दूंगा तो वह मुझे मजदूरी में आधा आना ज्यादा देंगे। बस उसी सवाल का जवाब मुझे मिल गया। इसी खुशी में मैंने अपनी टोपी उछाल दी थी। जमींदार गोपाल दास ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, ऐसा कौन सा सवाल था? लड़के ने कहा, हुजूर, सवाल यह था कि वह कौन सी चीज है जो आदमी से भी ऊंची होती है लेकिन मुर्गी से भी छोटी होती है। जमींदार ने हैरत से पूछा, भला ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? लड़के ने तपाक से कहा, हुजूर, वह चीज है टोपी, जो आदमी के सिर पर रहती है तो आदमी से ऊंची होती है, लेकिन अगर जमीन पर रख दो तो मुर्गी से भी ज्यादा छोटी हो जाती है। लड़के की बात सुनकर गोपाल दास खुश हुए। उन्होंने लड़के से पूछा,
तुम्हारे माता पिता कौन है और कहाँ रहते हैं? यह सुनकर लड़की का खिलता हुआ चेहरा एकदम मुरझा गया। उसने कहा, हुजूर, मैं अनाथ हूं। जब मैं 10 साल का था तब पहाड़ों से आई बाढ़ में मेरे माँ बाप बह गए थे। तब से मैं अकेला ही हूं और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेता हूं। लड़के की बात सुनकर गोपाल दास को बहुत दुख हुआ। जमींदार ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? लड़के ने बोला, हुजूर, माँ बाप ने तो बड़े प्यार से दामोदर रखा था, लेकिन सब लोग मुझे दामो ही कहकर बुलाते हैं। वह लड़का दामो जमींदार गोपाल दास के मन को भा गया। जमींदार ने कहा, तुम्हें आना नहीं बल्कि एक 6 आना मजदूरी में मिलेंगे। और यह कहकर वे वहां से वापस चल दिए। वापस चलते चलते उनके मन में दामो को गोद लेने का ख्याल आने लगा। वह अनाथ भी था और होशियार भी। उसकी मेहनत तो जमींदार देख ही चुके थे। शाम ढलते ढलते वे अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उन्होंने यह भी कहा कि वे दामो को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। यह बात उनकी पत्नी को भी जच गई। उसने कहा, आप 2 दिन बाद दामो को घर पर बुला लें, मैं भी उससे मिलना चाहती हूं। फिर उसके बाद ही हम कोई अंतिम फैसला लेंगे। इन 2 दिनों में आप गांव में उसके बारे में सब पूछताछ करवा लीजिए कि वह जो कह रहा है वह सच है या नहीं। गोपाल दास ने अगले 2 दिनों तक उस लड़की की सारी जानकारी निकलवाई। वह सब कुछ सच कह रहा था। 2 दिन बाद दामो जमींदार के घर पर आया। जमींदार और उनकी पत्नी दोनों ही घर पर थे। जमींदार की पत्नी ने दामो को बैठने का इशारा करते हुए कहा, दामो, सुना है तुम्हारे पास सब सवालों का हल होता है। बहुत ही होशियार हो तुम। दामो ने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन, वह तो बस मैं ऐसे ही मजाक मस्ती में कर लेता हूं। जमींदार की पत्नी ने कहा, ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। तुम्हें उनका सही उत्तर देना होगा। ये सवाल उन फलों के बारे में होंगे जो मैं तुम्हें अभी खिलाने वाली हूं। तो बताओ, किसके पेट में दांत है? दामो ने कुछ सोचा और बोला, आप मुझे अनार खिलाने वाली है, मालकिन। मालकिन ने अगला सवाल पूछा, किसके पेट में मूंछें हैं? दामो एक पल रुका और फिर बोला, आम का फल। मालकिन ने तीसरा सवाल किया, किसके पेट में पानी है? दामो तपाक से बोल पड़ा, नारियल का फल। दोनों पति पत्नी दामो की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उन्होंने दामो से कहा, तुम अनाथ नहीं हो। हम दोनों आज से तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम हमारे बेटे हो। यह सुनते ही दामो की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके जैसे गरीब और अनाथ का जीवन इस तरह से बदल जाएगा। उसने झुककर दोनों को प्रणाम किया और उनके गले लग गया। इस तरह से एक निसंतान जमींदार को दामोदर जैसा होशियार लड़का बेटी के रूप में मिल गया। मुकुलपुर गांव में रहने वाले सेठ धनपत का चावलों का बहुत बड़ा व्यापार था। उसका व्यापार आसपास के कई राज्यों में फैला हुआ था। वह किसानों से धान खरीदता और फिर मजदूरों से धान को कुटवाकर उसमें से चावल निकालकर बेचता। सेठ धनपत का व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। धनवान होने के बावजूद सेठ बहुत ही कंजूस किस्म का था। अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों के प्रति सेठ का व्यवहार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये सब नौकर कामचोर हैं और अगर इन पर कड़ी नजर न रखी जाए तो ये ठीक से काम नहीं करेंगे। सेठ जी का एक गोदाम था जहां चावलों से भरी हुई बोरियां रखी जाती थी। इसी गोदाम में धान कूटकर चावल निकाला जाता था। सेठ का व्यापार इतने बड़े पैमाने पर था कि गोदाम में दिन रात धान कूटने का काम किया जाता। कुछ नौकर दिन में धान कूटते तो कुछ रात में। सेठ को अपने नौकरों का आपस में बात करना, हंसना बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इन सब बातों से उनका ध्यान काम से हट जाएगा और वे कम धान कूटेंगे। वैसे तो सेठ जी अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्यों की यात्रा करते रहते थे, लेकिन जब उन्हें लगता कि किसी नौकर ने कम काम किया है तो वे तुरंत उसकी तनख्वाह में से पैसे काट लेते। इस तरह सभी नौकर सेठ के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहते। एक बार सेठ के पास एक नया नौकर नौकरी पर रखा गया। उसका नाम था
मनसुख। मनसुख को रात के समय धान कूटने का काम मिला। मनसुख नया नया आया था, इसीलिए उसे सेठ के खड़ूस स्वभाव के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। वह रात के समय गोदाम में पहुंचा और अपने काम पर लग गया। उसके साथ कुछ और नौकर भी थे। आधी रात के बाद मनसुख को थकावट महसूस हुई तो वह कुछ पल सुस्ताने लगा। तभी दूसरा एक नौकर बोला, भाई, तुमने काम करना बंद क्यों किया? तुम्हें पता नहीं इस बात पर सेठ जी नाराज हो जाएंगे और नाराज होकर तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे। मनसुख बोला, भाई, हम सब इंसान ही तो हैं, कोई जानवर तो नहीं है। कुछ पल आराम कर लेंगे तो क्या हर्ज है? बल्कि मेरी मानो तो हम सबको एक एक करके कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। इससे काम भी होता रहेगा और हमारी थकावट भी मिट जाएगी। और वैसे भी रात में कौन हमारी पहरेदारी कर रहा है? सेठ जी तो आराम से सो रहे होंगे। बाकी नौकरों को मनसुख की बात ठीक लगी। कुछ देर आराम करने में कोई नुकसान नहीं है। वे एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर आराम करने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और सेठ को इस बात के बारे में कुछ पता नहीं चला। एक दिन सेठ अपने व्यापार के काम से किसी दूसरे नगर में गया। वहां के बाजार में तरह तरह के पक्षी बिक रहे थे। वहां एक बोलता हुआ तोता भी था। उस तोते की विशेषता यह थी कि उससे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर बिल्कुल मनुष्य की भांति देता। इसके अलावा किसी के घर में घटने वाली सारी घटनाएं भी वह पूछने पर बता देता था। सेठ ने वह तोता खरीद लिया। उसने तोते को अपने गोदाम में रखा और नौकरों से कहा कि इसका खूब ध्यान रखा जाए। काम करने वाले नौकर इस बात से अनजान थे कि वह तोता बोलने और समझने वाला है। 2-3 दिन बाद सेठ उस तोते को गोदाम से लेकर घर आया। उसने अकेले में तोते से पूछा, मेरी अनुपस्थिति में मेरे गोदाम में क्या क्या हुआ? तोते ने अपने स्वामी को सारा हाल सुना दिया कि नौकर एक एक करके रात में थोड़ी थोड़ी देर आराम करते हैं। सेठ ने अगले ही दिन मनसुख और बाकी नौकरों को खूब डांटा। मेरी पीठ पीछे तुम क्या क्या हरकतें करते हो, क्या क्या गुल खिलाते हो? तनख्वाह तो पूरी लेते हो, परंतु काम करने में कामचोरी करते हो। नौकरों ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वे बिल्कुल चुप ही रह गए। इसके बाद वे लोग सोचने लगे कि आराम करने वाली बात आखिर सेठ को किसने बताई। वे लोग आपस में ही एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर हम में से किसी ने सेठ को बताया होगा। परंतु वे सब कान खाकर कहने लगे कि उनमें से किसी ने भी मालिक को कुछ नहीं बताया। तभी मनसुख को उस तोते का ख्याल आया। वह समझ गया कि हो न हो यह तोते की ही करामात है। सेठ ने फिर से वह तोता गोदाम में रखवा दिया। सभी नौकर पूरी रात जाकर काम करने में लग गए। मनसुख ने सोचा कि किसी तरह इस तोते को सेठ जी के सामने झूठा साबित कर दिया जाए तो सेठ का हमारे प्रति जो अविश्वास और संदेह है वह दूर हो सकता है। मनसुख ने एक योजना बनाई। उसने अपने साथियों से कहा, आज रात हम में से एक पूरी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसेगा। दूसरा आदमी तोते पर इस तरह से पानी डालेगा जैसे वर्षा हो रही हो, और तीसरा आदमी पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद एक शीशा लेकर तोते के सामने खड़ा हो जाएगा और शीशे पर पड़ने वाली दिए की रोशनी को तोते की आंखों पर रह रहकर डालता रहेगा। उस रात नौकरों ने सारी रात तोते के साथ वही किया। सुबह होने से पहले उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन जब सेठ ने तोते को एकांत में ले जाकर पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ था, तो तोते ने कहा, स्वामी, कल रात को मुझे बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा। रात भर बिजली बदल गरजती रही और बारिश भी होती रही। असल में रात को बारिश का कोई नामो निशान न था। तो सेठ ने सोचा कि ये तोता बिना सर पैर की बातें करता है। मेरे नौकरों के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वो बिल्कुल बकवास ही थी। उसे अत्यंत क्रोध आया और उसने तोते को पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया। तोता तुरंत आकाश में उड़ गया। अब सेठ को पछतावा हुआ कि वो बेवजह तोते की बातों में आ गया। अब सभी नौकर खुश थे कि मनसुख की बुद्धिमानी से उन्हें इस तोते से छुटकारा मिल गया। वे सभी पहले की तरह ही अपना काम करने लगे। दिहाड़ी, कुल्ली मरुद मुत्तु और रंजितम का विवाह उनके भाग्य में लिखे अनुसार
उस दिन गोधूली वेला में संपन्न हुआ था। भाग्य में लिखे अनुसार का खुलासा यह है कि 2 पैसों का गजरा, 1 अन्नी में मंगलसूत्र की पीली डोर, 1 पैसे की हल्दी, 1 अन्नी में मूंगफली का तेल, 2 अन्नी में कांच की चूड़ियां और 3 रुपये की साड़ी, यो 5 रुपये में कुलियों रिक्शा चालकों के सड़क छाप मंदिर के गरीब देवता गणेश जी की सन्निधि में मरुदमुत्तु ने रंजितम का हाथ पकड़ा। 5 रुपये जोड़ने के लिए मरुदमुत्तु को महीने भर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी थी। बोझा उठाकर कमाई मजदूरी में से हर रोज 2 अन्नी या 3 आने बचाता। पैसा हाथ में रहने पर खर्च हो जाता। इसी डर के मारे उसे साहिबो साहब के पास जमा करता। इस तरह महीने भर में मुश्किल से 5 रुपये जुड़ पाए। मगर रंजितम को इतने समय तक सब्र करना बड़ा दुश्वार लग रहा था। मरुदमुत्तु शादी की रस्म को गैर जरूरी समझता था, इसीलिए पहले इसके लिए राजी नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, उस फुटपाथपुरी के बाशिंदे शादी के बारे में अमूमन यही राय रखते थे। पारंपरिक प्रथा के कारणों से नहीं, बल्कि जीवन शैली की मजबूरी की वजह से। लेकिन देहात के परिवेश में पत्नी रंजितम की ऐसे संबंध के लिए स्वीकृति नहीं थी। उसने अपने मंगेतर मरुदमुत्तु के सामने यह दलील रखी, गाजे बाजे ना हो तो कोई बात नहीं, मगर नई साड़ी और मंगलसूत्र तो अवश्य होना चाहिए। पंडित बोला, न सको तो जाने दो, भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी होकर शपथ लेना जरूरी है। अगर इतनी भी रस्म अदा ना हो तो वह शादी कैसी? बिना रस्म की शादी और रखेल करने में फर्क ही क्या है, बोलो ना। मरुदमुत्तु को भी उसकी दलील जायज लगी, इसीलिए उसने शादी को मंजूरी दे दी। अपने मंगेतर के मान जाने पर रंजितम फूली न समाई। आखिर बेचारी कब तक बेसहारा और अनाथ रह सकती थी। जब वह इस शहर में आई थी, बेसहारा नहीं थी। उसका बाप यहां रेहड़ी खींचकर पेट पालता था। रंजितम तिंदिवनम के पास मुंडियम पाक्कम गांव में अपनी मां के साथ खेतीहर मजदूर के रूप में काम करती थी। मां के मर जाने की खबर सुनकर बाप पूरे 1 हफ्ते के बाद गांव आया। लौटते हुए वह रंजितम को अपने साथ यहां ले आया। शहर में बाप बेटी के रहने और गुजारा करने के लिए आवास और साज सामान की कोई कमी थी? वाह, सड़क का लंबा फुटपाथ, फटी पुरानी चटाइयां, मिट्टी के बर्तन भाड़े, रेहड़ी के चलने के साथ उनका जीवन सरक रहा था। एक दिन उस तरह सरक नहीं पाया, रुक गया। रेहड़ी खींचने वाला एक दिन नहीं सरका तो क्या शहर का चलना बंद हो जाएगा? रोज की चहल पहल के साथ शहर बदस्तूर चलता रहा। फुटपाथ पर पड़ी गरीब कुल्ली की लाश मुड़कर देखने के लिए क्षण भर रुके बिना आगे बढ़ता रहा। उस चौड़ी सड़क पर जहां नगर की सभ्यता सीना ताने झूम रही थी, 4 जनों के कंधे पर सवार होकर बुढ़ा अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गया। बाप के बिछोह को बर्दाश्त करने की शक्ति न होने से रंजितम छाती पीट पीट कर रो रही थी। रोते रोते सड़क पर लुढ़क रही थी। हाय, मैं बेसहारा हो गई हूं, अनाथ हो गई हूं। यो दहाड़ मारकर रो रही रंजितम के कानों में अमृत घोलता एक स्वर सुनाई दिया, रो मत रंजितम, मैं हूं ना। चौंक कर रंजितम ने मुड़कर देखा। पीछे खड़ा था मरुदमुत्तु, उसके रिश्ते का मच्छान, मंगेतर। उसे देखकर वह फिर दहाड़ पड़ी। मरुदमुत्तु ने उसे दिलासा दिया। कुछ ही दिन हुए कि उसने बाप की याद में रोना बंद कर दिया। उसकी जरूरत ही खत्म कर दी। मरुदमुत्तु की एक बात ने। ऐसी क्या बात कह दी उसने? संजीवनी मंत्र जैसी बात। उसने कहा था, चिंता न कर रंजितम, मैं तुझसे शादी करूंगा, रो मत। बिलखती रंजितम ने आंख उठाकर उसकी ओर देखा। उसके नयन प्रफुल्लित होकर चमक उठे। मरुदमुत्तु ने अपने संकल्प को दोहराया, तेरी कसम रंजितम, तुझे मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, और मुस्कुराया। रंजितम के होंठ हर्षातिरेक से फड़क उठे। लज्जा से उसका सिर झुक गया। उस दिन के बाद रंजितम ने अपने मच्छान मंगेतर को रोज खाना पकाकर परोसने लगी। आसपास की चूल्हे वालियां, फुटपाथ पर रहने वाले परिवारों को एक दूसरे से अलग करने वाली चीज दीवार नहीं, चूल्हा होता है, इसलिए पड़ोसन शब्द यहां नहीं चल सकता। धीमी आवाज में एक दूसरे से कहने लगी कि ये दोनों शादी करने वाले हैं। मरुदमुत्तु चेन्नई की कोतवाल मंडी में बोझ ढोने वाला मजदूर था। रोज की कमाई 8-10 आने में से 2-3 आने बचाने के बाद बाकी रंजितम के हाथ में रख देता था। दिन भर की मेहनत मशक्कत,
शाम के समय रंजितम के साथ थोड़ी देर हंसी मजाक, फिर रात को लेटता तो सो नहीं पाता। उसी की याद में करवटें बदलता रहता। दाम्पत्य सुख को पहले से ही पा लेने की तड़प। लेकिन अपने उसूल की पक्की रंजितम तस से मस नहीं होती थी, क्योंकि उसे शहर आए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। अभी तक उसके अंदर वही देहातीपन बरकरार था। उसने दृढ़ता से कह दिया, भगवान की मूर्ति के सामने शपथ लेने के बाद ही आखिर किसी तरह पैसा जमा ही हो गया। भात बेचने वाली एक बुढ़िया ने मरुद मुत्तू और रंजितम को आशीष दी। खुशी रहो, पूतो फलो। जिगरी दोस्तों में एक ने मजाक मजाक में पूछा, बोलो यार, शादी की दावत कब दोगे? फुटपाथ के कुछ बच्चों ने इनाम मांगा। उसने भी हंसते हुए उन्हें 2-2 पैसे दे दिए। लोन स्क्वायर पार्क के तारों वाली बाड़ के पास कबूतर खाने जितने विशाल मंदिर में विराजे गणेश जी की महासन्निधि में मरुदमुत्तु ने जो दिया जलाया, उसकी ज्योति प्रचंड रूप धरकर प्रज्वलित होने लगी। विवाह मंडप के हवन कुंड की लपटों की भांति क्यों न हो, उसने पूरी इकन्नी का मूंगफली का तेल जो डाल रखा था। पार्क के सामने गिरजाघर की दीवार के पास रेहड़ी, रिक्शा, कूड़ादान आदि के साथ नित्य संबंध जोड़कर जल रहे चूल्हे में मछली की तरी खौल रही थी। चरख चढ़ने के कारण सरसराती साड़ी की तहों को पैरों के बीच समेटे झुककर कलछी चला रही थी रंजितम। उसके हाथों में खनकती चूड़ियां, गले से लटकते मंगलसूत्र की पीली डोर, हल्दी के सुनहले रंग से चमकते गाल और माथे पर लगाए कुमकुम तिलक की चमकियां धू धू कर जल रही लपटों की अरुणिम आभा में जगमगा उठी। रंजितम चूल्हे को सुलग कर जल रही ज्वाला को देखती खड़ी थी। उसकी आंखों में लपटों की ललई झलक रही थी। कुल मिलाकर उसके मुखमंडल पर एक अपूर्व एवं अवर्णनीय तेज, एक नशा, खास तरह की एक खुमारी थी। उसके अपूर्व सौंदर्य का पान करते हुए पास में ओकड़ों बैठे मरुदमुत्तु के मन में न जाने क्या पक रहा था। उसके होठों पर मुस्कान का नर्तन था। अपने अधर को दांतों से भींचते हुए तिरछी निगाह से उसने लंबी सांस भरी। ए छोरी, जरा अंगार इधर बढ़ा दे। हाथ में बेड़ी लेते हुए मरुदमुत्तु ने कहा, देखो तो कैसे पुकार रहे हैं ये, अजी मैं छोरी दिखती हूं। बुदबुदाते हुए रंजितम ने चूल्हे में से एक जलती लकड़ी उठाकर उसकी ओर बढ़ा दी। जलती लकड़ी लेते हुए मरुदमुत्तु ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कांच की चूड़ियों के साथ खेलते हुए मीठी आवाज में बोला, शादी शादी की रट लगाते और शादी का नाम लेते लेते अभी तक टाल रही थी ना, अब क्या कहोगी बताओ तो। कहते हुए उसने उसे पास खींचकर कान में कुछ फुसफुसाया। सुनते ही कांच की चूड़ियों की खनक और हंसी की खिलखिलाहट के बीच में उसकी पकड़ से अपने को छुड़ाते हुए जरा तुनकती आवाज में, मछली छोड़ो ना, मच्छान चूल्हे से तरी उतारना है। और आंचल में मुंह छिपाए अंदर ही अंदर हंस पड़ी। पता नहीं इतना शर्माने के लिए उसने क्या पूछा होगा। हूं जवाब दो ना, अब मुझसे काहे पूछना है, कहकर रंजितम पलटकर चूल्हे पर ध्यान देने लगी। उसकी पीठ पर कुछ सुरसुरी सी हुई, समूची देह में सेहरन, भात मछली की तरी और सालन बनाकर अपने मर्द को दावत खिलाने के बाद खुद भी भोजन करने बैठी। सारा कुछ खुली सड़क पर। रंजी, मैं पार्क में उस कोने वाली बेंच पर लेटा हूं। धीमी आवाज में रहस्य की यह बात कहकर मरुदमुत्तु चला गया। भात और तरी जायकेदार बनी थी, लेकिन न जाने क्यों रंजितम खा नहीं पा रही थी। समय 10 बजे के ऊपर हो गया था। पार्क की कोने वाली बेंच पर मरुदमुत्तु करवट लेता हुआ लेट रहा था। बेंच के नीचे फटी चटाई और पुरानी चादर पड़ी थी। उसकी उंगलियों के बीच बेरी सुलग रही थी। अभी भी गली में चहल पहल थमी नहीं थी। रंजितम झिझक झिझकर धीरे धीरे चलते हुए पार्क के अंदर दाखिल हुई। उसके पास सिरहाने पर चुपके से आ खड़ी हुई। अपने समीप में उसकी मौजूदगी जानते हुए भी अनजान बनकर मरुदमुत्तु आंखें बंद किए लेटा था। यही नहीं, बल्कि हल्की आवाज में खर्राटे भरने लगा ताकि वह सोच ले कि बेचारा सो गया है। लेकिन उसके हाथ में सुलग रही बीड़ी ने कलई खोल दी। रंजितम को हंसी आ गई। हंसी को रोकते हुए वह चुपचाप खड़ी रही।
उसे गर्दन की नसों के अंदर एक गुदगुदी सी उठकर सारी देह में व्यापित महसूस हुई। वहां छाये मौन ने मरुदमुत्तु के अंदर भी हंसी के बीज बो दिए। चुप रहने की सारी कोशिशें नाकाम हुई तो उसके चेहरे पर हंसी की लकीरें धमा चौकड़ी भरने लगी और एकाएक हंसी का फव्वारा फूट गया। दोनों एक दूसरे को देखते हुए अकारण ही या कारण सहित हंसने लगे। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हंसी का तांता किसी तरह थम गया तो रंजितम बेंच के एक कोने पर लज्जा से सहमी सिकुड़ी बैठ गई। रंजी पान सुपारी लाई है, देना। रंजितम ने बीरा बनाकर उसकी हथेली पर रख दिया। मरुदमुत्तु ने मजे से बीरा चबाते हुए उसके पास सटकर बैठ गया। दूध की चादर बिछी सी चांदनी की ऐसी रोशनी उस प्रेमी युगल को हितकर नहीं बल्कि बाधक लग रही थी। बेंच पर बैठी रंजितम के चेहरे पर विशाल बरगद की शाखा प्रशाखाओं से छनकर आ रही चांदनी आभा बिखेर रही थी, जिसमें उसकी आंखों की पुतलियां चमक रही थी। तांबूल रंजित अधरों की दमक से मरुदमुत्तु के होठों में सुरसुरी पैदा हुई। वह अपने होठ भींचते हुए रंजितम को देखता रहा। उसकी छाती में मंगलसूत्र की पीली डोर काले मनकों के संग बल खाती पड़ी थी। खिसक रहे आंचल के बीच में झिलमिल झांकता देह लावण्य आबनूस के तराशे शिल्प जैसे उरोज। मरुदमुत्तु उन्मत्त हुआ जा रहा था। रंजी, उसने गहरी सांस भरी। क्षण क्षण स्फीत हो रहे स्तनभार ने मरुदमुत्तु के संयम के बांध को तोड़ दिया और उसने अपनी प्रिया को अंक में भर लिया। छोड़ो भी। उसके आलिंगन पाश से अपने को बलपूर्वक छुड़ाने के बाद रंजितम आंचल सहेजते हुए अलग बैठ गई। मरुदमुत्तु ने भी तभी गौर किया कि सामने वाला मुस्लिम रेस्तरां अभी भी बंद नहीं हुआ है। सफेद धोतीधारी किसी राहगीर ने उस जोड़े को देखकर अपने साथी को सुनाते हुए यह टिप्पणी कसी, धत्तेरे की, आजकल यह पार्क बड़ा नेस्टी हो गया है। यह सुनकर मरुदमुत्तु लज्जा से गर गया। रंजितम दयनीय ढंग से आंखें फाड़कर देखती रह गई। काश अपने गांव में ही शादी कर लेते। रंजितम से आगे बोला नहीं गया। उसका गला रूंध गया। मरुदमुत्तु ने लंबी सांस छोड़ी, कहने लगा, गांव में कौन सा सुख रखा है? पेट के लिए चावल के मार तक के लाले पड़ गए, तभी तो शहर आए हैं। भले ही मार भी न मिले, कम से कम अपनी झोपड़ी तो होती। भूखे पेट सोना पड़े तब भी इज्जत के साथ लेटे रहते। धत, सड़क पर शादी रचाओ, सड़क पर बच्चे जनो और सड़क पर ही मर जाओ। यह भी कोई जिंदगी है? रंजितम झल्लाकर बोली। उसके स्वर में रंज और नफरत थी, अकुलाहट और आक्रोश था। मरुदमुत्तु मौन रहा। थोड़ी देर बाद लंबी सांस लेते हुए उसने कहा, क्या किया जाए रंजी? सब अपना अपना भाग्य। ललाट पर जो लिखा है वही होगा। देश में, समाज में जाने कितने लोग रोज शादी कर लेते हैं। क्या बंगला, क्या गाड़ी। ये सब नहीं तो कम से कम एक छोटा सा घर, मुलायम सा एक गद्दा। किस्मत में लिखा ना हो तो बता, कहां से मिलेगा? हमारे भाग्य में यही बदा है। रंजो गम से बड़बड़ाया। रंजितम ने दिलासा दिया, भला यह भी कोई बात है कि जिसके लिए इतनी फिक्र की जाए? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई कमी नहीं। जिनके पास कार और बंगला है उनकी कहानी जगजाहिर है। मियाँ बीबी का मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचकर अखबार में छपता है। क्या वे लोग हमारी तरह एक दूसरे से इतना प्यार करते होंगे? होटल के रेडियो से विरहनी का गान, आजा मेरे परदेसी। सड़क पर चहलकदमी रुक सी गई। होटल में भी लोगों का आना जाना बंद हो गया। घड़ी में टन टन 12 बज गए। फुटपाथपुरी के बाशिंदे नींद की आगोश में थे। हल्का सा कोहरा उनके बदन पर चादर ओढ़े हुए था। ठिठुरती ठंड में कंथी चिथड़ों पर सिकुड़े सिमटे दरिद्र नारायण। नन्हे बच्चे मां की छाती की गर्मास में दुबक गए। बीमार कुत्ते और बूढ़े गाय बैल अधनींदी अवस्था में उन लोगों की रखवाली किए सिरहाने पर बैठे थे। पार्क में निपट खामोशी छा गई। मरुदमुत्तु बेंच से उठकर झाड़ी की झुरमुट में बिछी चटाई पर करवट बदल रही रंजितम के पास जाकर बैठा। रंजी सो गई? ना। तुम्हें ठंड लग रही है? दोनों ने उसकी लाल रंग की नई साड़ी को ओढ़ लिया। ओढ़ी हुई साड़ी हौले हौले हिलने लगी।
मच, चान रंजितम की पीड़ा और घुटन भरी कराह। अचानक उधर गली से कोई तीक्ष्ण प्रकाश धारा उन पर फैल गई। हाय रे! रंजितम सकपकाई। कुछ नहीं, गाड़ी है, निकल जाएगी। रंजितम ने उसके कंधे पर मुंह छिपा लिया। गाड़ी निकल जाने के बाद दीन दुनिया को भूलकर सानंद लेटे उस जोड़े के पास, अगणित पैरों की आहट, हंसने बोलने की आवाज। मिनर्वा सिनेमा हाल में दूसरा शो खत्म हो गया था। लोगों की भीड़ उस गली से निकल रही थी। मरुदमुत्तु उठा और चुपचाप बेंच पर जाकर लेट गया। रंजितम को तो रुलाई आ गई। मरुदमुत्तु को बेहद गुस्सा आया, लेकिन किस पर गुस्सा करे? भीड़ के एक हिस्से ने सामने वाले मुस्लिम रेस्तरां में धावा बोल दिया। काफी देर बाद भी शोरगुल थमा नहीं। घड़ी में 1 का घंटा बजा। अब तक मुस्लिम रेस्तरां ग्राहकों से खाली हो गया था। पार्क के पास एक रिक्शे वाला खड़ा था। उसके पास मलमल का कुर्ता पहने एक आदमी था। आओ मालिक, बढ़िया माल है। कॉलेज स्टूडेंट लड़की, मेरी कसम, ब्राह्मण लड़की। रेट? हाँ सर। गाड़ी में बैठो जी, चलते चलते बाकी बातें हो जाएंगी। मलमल के कुर्ते वाले को बिठाकर रिक्शा ब्रॉडवे से अलग होने वाली एक छोटी गली में तेजी से मुड़कर लुप्त हो गया। धत, यह भी पेट पालने का कोई तरीका है? मेहनत से गाड़ी खींचने वाले इस गधे की अक्ल काहे को बेईमानी पर उतरी है? खखार कर थूका मरुदमुत्तु ने। क्यों मच्छान, गाली क्यों दे रहे हो? दुनिया की ऐसी रीत देखने पर गाली न दूं तो क्या करो? अभी तुम सोई नहीं हो? कैसे आएगी नींद? मरुदमुत्तु मानो अपने आप बोलता गया। चांद बदलियों में छिप गया। पूर्णिमा की वह उजली रात अब कालिमा में डूब गई। मुस्लिम रेस्तरां का पट भी बंद हो गया था। चारों ओर निपट विजनता, सन्नाटा। पार्क के अंदर ऊंचे ऊंचे बरगदों की डालों पर कौओं का कोलाहल। शायद उन्हें भ्रम सा हो गया होगा कि पौ फट गई। कुछ एक कौवे कांव कांव कर उठे। फीके अंधेरे के चंगुल में गूंगे से बने कुछ सितारे झिलमिलाए। एक कुत्ता उठ गया और अपनी देह को लंबा तानकर अंगड़ाई लेने के बाद थकान दूर हो जाने की खुशी में लपक कर कहीं भाग गया। घड़ी ने 2 बजाए। रंजी, बेंच अब खाली थी। झाड़ी में कोई पत्ता या अंधेरा हिलने लगा।